झारखंड को जो है वो इसकी पुनर्निर्माण का वक्त आ गया है और एक बड़ा सा उन्मूलन हुआ है जयराम कुमार महतो जी के नेतृत्व में। चुनाव आते ही जो है वो जातिवाद की राजनीति जो है वो करते हैं, अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब युवा सतर्क हो गई है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ढिबरा को एक वैध उद्योग के रूप में क्यों नहीं मैंने डेवलप किया। इस प्रदेश के जिस विधानसभा में डायरिया जैसी मामूली बीमारी से भी आज अगर यदि लोग मर रहे हैं तो आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह है। संदेश देना चाहता हूं सारे लोगों को कि हमारा पहला जो एजेंडा है वो है राजधनवार को जिला के रूप में विकसित करना। जो व्यक्ति परिवारवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ बात बोल करके और आए राजनीति में, उन्होंने परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया। देश में 24 साल में यदि सबसे ज्यादा किसी को ठगा गया है वो युवा है। हम लोग सिर्फ वोट मांगो के पास नहीं है, हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास विजन है और अगले 10 साल में जो है वो झारखंड को बदलने की क्षमता जो है वो हम लोगों के पास है। रोजगार और 1932 के आधार पर हमारा स्थानीयता परिभाषित हो और उसी स्थानीयता के आधार पर हमारा नियोजन जो है वो परिभाषित हो। इसी में बैठ करके फॉर्च्यूनर में घूम करके और जो आज करोड़ों का एमएलए और एमपीज के लिए बिल्डिंग बन रहे हैं, उस तरह का जो ठगी झारखंड के साथ हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। सचिव साहब जो है वो नियोजन नीति के बारे में बात करें या किसान की पॉलिसी बना लेकर के आते हैं, हमारे नेता लोग पढ़े लिखे हैं नहीं और उसके बाद उसमें सिग्नेचर कर देते हैं। नीट की परीक्षा में जबरदस्त धांधली हुई और हजारीबाग से पेपर लीक हुआ, जांच का विषय है। क्या केंद्र सरकार ने उसको लेकर के कोई भी स्टेप लिया? क्या उस परीक्षा को उन्होंने निरस्त किया? 24 साल के बाद जयराम जी के नेतृत्व में इस तरह की आंदोलन आई है और अगर इसको दबा दिया गया तो आने वाली पीढ़ी को यह मैसेज जाएगा कि सच में पूंजीवाद जो है वो किसी भी आंदोलन को कुचल सकता है। मुख्यमंत्री साहब है, उनसे तो हम खास करके अपील करना चाहते हैं कि आपने कुतुब मीनार का जो खोज किया था, हरिद्वार जाने की जो बात कही थी, आप उसकी तैयारी करिए क्योंकि 23 तारीख के बाद जो है वो रास्ता साफ। जैसे ही झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा, उसके बाद से सियासी रण में सभी पार्टियां दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती दिख रही। इन सब के बीच धनबाद विधानसभा में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं, जो पूरा दमखम दिखाने के लिए लगे हुए हैं। इन सब के बीच धनबाद विधानसभा से जेल कैंप के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, राजेश रतन जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका चुनावी मकसद क्या होगा और इस बार युवाओं के लिए खास तौर पर शिक्षा को व्यवस्था को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधारने के लिए ये किस तरह का काम करेंगे। अपने बारे में पहले एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए हमारी जनता को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और जितने भी लोग आपके चैनल देखने वाले सभी लोगों को हम झारखंडी जोहार करते हैं। मैं राजदेश रतन, मैं जेल केम पार्टी जो हमारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है पार्टी, उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो जी हैं। उस पार्टी का मैं केंद्रीय सचिव हूं, केंद्रीय कोर कमेटी सदस्य हूं और पार्टी के संसदीय बोर्ड ने, पार्टी के कोर कमेटी ने जो है वो मुझे प्रत्याशी के तौर पर राजधनवार विधानसभा 28 से जो है प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। और शिक्षा की बात अगर यदि की जाए, चूंकि मेरा जन्म स्थान जो है वो राजधनवार धनवार प्रखंड में आता है और शिक्षा की अगर यदि बात की जाए तो मैं एक एमबीए प्रोफेशनल हूँ और साथ में जो है वो एनजीओ के माध्यम से लगातार पिछले 5 साल से जो है वो जन सेवा जो है उसको मैंने जारी रखा है और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 10 साल से जो है मेरा योगदान जो है वो लगातार रहा है, खास करके हजारीबाग के क्षेत्र में। इस बार आपको जेल के में से टिकट मिला है कि आप 2.5 से 3 साल से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों के लिए आप लगातार काम करते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई आ जाए किसी तरह की मदद के लिए, तो आप उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो चुनावी मैदान में बाकी जो दावेदार हैं, उनसे आपको अलग मान के वोट क्यों लोग दें? सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, हम वहाँ से आएँगे। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, वो विचारधारा सुस्पष्ट है और हम लोग झारखंड के नवनिर्माण की बात कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं, हमारा जो एजेंडा है वो पूरी तरह से झारखंड और झारखंडियत के हितार्थ पर आधारित है। तो हम लोग इस बात को मान रहे हैं कि युवाओं अगर यदि इस प्रदेश में 24 साल में यदि सबसे ज़्यादा किसी को ठगा गया है, वो युवा है। और वो ठगा हुआ महसूस इसलिए होता है क्योंकि जब कोई युवा होता है तो उसके परिवार का जो जिम्मेवारी होता है वो युवाओं के कंधे पर होती है। इस परिस्थिति में नियोजन का नहीं हो पाना, स्थानीयता का परिभाषित नहीं हो पाना और उसके चलते जो है वो बाहरी लोगों का नौकरी और नियोजन होना,
इस बात को दर्शाता है कि इस प्रदेश में जो है वो आज तक सिर्फ जो है जितनी भी सरकारें बनी हैं या नेता जो भी बने हैं वो सिर्फ लूट कांड को ही अंजाम दिए हैं। हम लोग जब पहले आए, इस पार्टी की जो शुरुआत हुई थी, हम आपको बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, हम लोग भाषा आंदोलन से आए और भाषा आंदोलन से जो आधारित हम लोगों का आंदोलन था, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने जो है वो अपना डायनेमिक्स को चेंज किया और समाज में जितनी भी दिक्कत है उन सारे दिक्कतों को देखते हुए खास करके हम लोगों ने जो है इस बात को तय किया कि अब झारखंड को जो है वो इसकी पुनर्निर्माण का वक्त आ गया है और एक बड़ा सा उन्मूलन हुआ जयराम कुमार महतो जी के नेतृत्व में। आज पूरे झारखंड के लगभग 76 ऐसे सीट्स हैं जहां पर आज हमारी पार्टी लड़ रही है। और जहां तक धनवार की बात अगर यदि आप करेंगे तो धनवार में आपको मुद्दा खोजने की कोई जरूरत नहीं। इसके पीछे का कारण आपको बताना चाहते हैं कि 2024 का ये समय है और 24 साल जब हुआ है झारखंड का, इस परिस्थिति में आप यहाँ पर देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जी भी एक प्रत्याशी हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस दौर में इन्होंने एक तीसरी में पुल बनवाया था, मुझे याद है, वही सब सुन सुन करके हम लोग बड़ा हुए हैं। तो वो पुल का जो 2000 के तस्वीर, करीब वो हाँ निर्माण हुआ था। मुख्यमंत्री, हाँ हम्म। वो 2000 के इर्द गिर्द जब वो पुल बना था तो उसी पुल का जो है वो तस्वीर लेकर के आज भी घूम रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि वो जहां जन्म लिए हैं उनका जो प्रखंड है, उस प्रखंड में जो है वो जिसको हम लोग मायका कहते हैं उसको लोकल भाषा में हम लोग ढिबरा भी जी बरा। बोलते हैं। ढिबरा एक बहुत बड़ा मामला है। मामला इस मामले में है कि वो एक उद्योग का बहुत बड़ा जरिया हो सकता था। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ढिबरा को एक वैध उद्योग के रूप में क्यों नहीं मैंने डेवलप किया। इसलिए अगर यदि उसको उसके रूप में डेवलप किया जाता तो हजारों प्रवासी मजदूर जो आज जाते हैं रोजी रोटी के चक्कर में बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, और वहां से कई बार उनकी लाश घूम करके आती है, उनको एक क्षेत्रीय रोजगार जो है वो वहां पर मिल पाता। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि उन्हीं के बगल में जो उनसे पूर्व थे हमारे प्रत्याशी महोदय, उनका एक ही विचारधारा था कि हमारी लड़ाई शोषितों के लिए, हमारी लड़ाई पूंजीवाद के लिए, हमारी लड़ाई विकास के लिए। उन्होंने एक एक रुपए का चंदा किया और विकास जम करके किया, लेकिन विकास का जो दिशा था वो थोड़ा भटक गया। लोग कहते हैं कि आज उनके पास जो है वो सैकड़ों हाईवा है और दर्जनों जो है वो खदान उनके पास है। इसका मतलब विकास तो हुआ लेकिन निजी तौर पर उन्हीं के यहाँ हुआ। आप ये भी बात जाकर के देखेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर चुना गया है, चाहे आप प्रमुख की बात कर लीजिए, चाहे आप मुखिया की बात कर लीजिए, चाहे आप इवन वार्ड की बात कर लीजिए, परिवार से बाहर नहीं गया है। तो जो व्यक्ति परिवारवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ बात बोल करके और आए राजनीति में, उन्होंने परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया और आज वो खुद जो है वो पूंजीवाद के पर्यायवाची बन करके उस क्षेत्र में रह गए। अगर यदि आप बात करें, हम लोग मानते हैं कि निजामुद्दीन साहब जो हैं वो जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमको उनमें बहुत कुछ लीडरशिप नहीं दिखता है, क्योंकि अभी एक मजबूरी रही या अपना पार्टी का क्या निर्णय हुआ वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वो लीडरशिप नहीं दिखता है। सारे जितने लोग, अभी आपने जिन प्रत्याशियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, सारे लोगों की राजनीति जो है वो ढलान पर है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि धनवार की जनता जो है वो इस बात को समझती है कि एक नए नेतृत्व, युवा नेतृत्व और मुखर नेतृत्व की जरूरत है। क्योंकि हम इस बात को स्पष्टता से समझते हैं कि जब भी आप किसी भी समाज का नेतृत्व करते हैं, किसी भी विधानसभा का नेतृत्व करते हो, लोकसभा का नेतृत्व करते हो, तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि जब आप यहाँ से जीत करके जाएं तो सदन की पटल पर जो है वो मुखरता से समस्याओं का जो है उठा सकें ताकि उसका समाधान हो सके। क्योंकि सभी लोग नहीं पहुंच सकते हैं उस पटल पर, एक व्यक्ति को चुना गया है। इस स्थिति में आप अगर यदि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो व्यक्ति मुखबधिर जैसा व्यवहार कर रहा हो और उनके पास जो है वो अपनी जनता को लेकर के और क्षेत्र को लेकर के समस्या रखने की क्षमता ना हो, तो इस परिस्थिति में जो है वो जनता के लिए आत्महत्या के समान चीज साबित होता है। तो हमको मोटा मोटी इस बात को आपको नटशेल में हम बता सकते हैं कि जिस चीज की तलाश है उसमें हमारी पार्टी, हमारा जो प्रत्याशी होना, ये सब कुछ फिट होता है। और हमको लगता है कि जनता जो है वो बहुत सोच समझ करके, और जनता भोली भाली जरूर है, मूर्ख नहीं है, बड़ी तरीके से जो है वो निर्णय लेती है और युवा नेतृत्व को जिस तरह से दिल खोल करके अपना रही है, आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, हमको लगता है कि बदलाव ऐतिहासिक होगा और 23 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। अभी आपने शिक्षा के बारे में बात की, ढिबरा का मुद्दा आपने बताया। अब यहाँ पे मेन मुद्दा जो होता है, पिछले 24 सालों में, यानी झारखंड का गठन होने के बाद 24 साल का समय हो गया है। लेकिन धनबाद विधानसभा में शिक्षा कुछ हद तक सुधरी, लेकिन उतनी नहीं सुधर पाई।
हालाँकि आपने कहा कि अगर आप विधायक के तौर पे अगर प्रतिनिधित्व करते हैं धनबाद विधानसभा का, तो कहीं न कहीं उसमें आप सुधार करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कोई पार्टी सामने अभी तक आ पाई? और नहीं आ पाई तो उसका मुख्य वजह क्या रहा? और वजह इसलिए मैं पूछूँगा क्योंकि धनबाद विधानसभा के अगर कोई लोग अगर कोई बीमार पड़ते हैं, कुछ पड़ते हैं, तो उन्हें चाहे तो गिरिडीह जाना पड़ता है या फिर बेहतर देखभाल के लिए उन्हें रांची जाना पड़ता है। उसके लिए बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए आप किस तरह का कदम उठाएँगे? देखिए, इसमें से थोड़ा-सा हम आपके बीच में और भी इंटरवेन करेंगे। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, आपको बताना चाहते हैं कि राजधनवार या धनवार विधानसभा का शिक्षा का व्यवस्था इतना लचर है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धनवार विधानसभा जो है, वो 3 प्रखंडों से बनता है। धनवार, गाँवा ग और तिसरी। तीसरी। इस परिस्थिति में आप देख पाएँगे कि धनवार विधानसभा के इसी प्रखंड में सिर्फ़ एक डिग्री कॉलेज है। आप यहाँ से तिसरी की दूरी को देखिए, आप यहाँ से गाँवा की दूरी को देखिए, जिसमें 24 साल के झारखंड में 78 साल के आजाद हो जाने के बाद देश जो है, वहां की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यदि शिक्षक सामान्य शिक्षा, जहां आज बेंगलोर और दिल्ली जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रही है, तकनीकी शिक्षा की बात कर रही हुँ। है, वहां पर हमारे यहाँ जो है वो सामान्य रूप से डिग्री कॉलेज अगर यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर अगर यदि कोई विकास की बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी दम भरते हैं कि हम जीते हैं, हम जो है वो इस तरह से ये बदल देंगे, तो इस तरह का दम भरना जो है वो हास्यास्पद है। और साथ में जहाँ तक बात है कि इस बात को हम लोग समझें, स्वास्थ्य की बात, आपको एक घटना का जिक्र हम करना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हम गाँवा प्रखंड के चेरवा गए थे, जहाँ पर डायरिया फैल गई थी। उस परिस्थिति में जब वहाँ से हम लोगों को के पास जा कर के मिले, तो डायरिया से एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जिस प्रदेश के जिस विधानसभा में डायरिया जैसी मामूली बीमारी से भी आज अगर यदि लोग मर रहे हैं, तो आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह है। सो हमको लगता है कि आज तक जो है जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से ठगे हैं, और ये ठग का मुख्य कारण क्या है, आप जान समझिए, ये लोग चुनाव आते ही जो है वो जातिवाद की राजनीति जो है वो करते हैं, अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब युवा सतर्क हो गई है, युवा जागरूक हो गई है। अगर हमारी पार्टी और हमको जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिलता है, तो मैं आपको स्पष्टता से संदेश देना चाहता हूं सारे लोगों को कि हमारा पहला जो एजेंडा है वो है राजधनवार को जिला के रूप में विकसित करना। हम इस बात को मान करके चलते हैं कि गिरिडीह मुख्यालय से राजधनवार की दूरी जो है वो बहुत अधिक है। इस स्थिति में धनवार विधानसभा जो है वो जिला बनने की सारे आहर्ता को पूरा करती है। और हम इस बात, मेरा पहला एजेंडा के साथ दूसरा आपको ऐड करना चाहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि तीनों प्रखंड में जो है न सिर्फ डिग्री कॉलेज हो, बल्कि तकनीकी शिक्षा के लिए भी जो है वो आईटीआई कॉलेजेस का भी यहाँ पर जो है वो खुलना जरूरी है। साथ में आप गांवा तीसरी का जब सफर करेंगे, तो रास्ते में पाएंगे कि बहुत सारा जो है वो गरमजुरवा जमीन भी है। और उस गरमजुरवा जमीन को यदि हम ध्यान में रखें, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े बड़े स्टैब्लिशमेंट को जो है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। हम लोगों ने ये भी कहा है कि चूंकि झारखंड में गरीबों की जो है वो कोई कमी नहीं है, खास करके अगर यदि आप पिछड़े वर्ग में जाते हैं, तो वहां पर जमीन जो है वो बहुत कम है। हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो वर्तमान में हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि गरमजरुआ जमीन जिनका खास है, जिनके पास जो है वो रसीद कटता आ रहा था 2016 तक का, उनको उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। हम डंके की चोट पर यह बात कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनको गरमजरुआ जमीन है और उनका 2016 तक जो है वो रसीद निर्गत हुआ है, जांच के बाद जो है वो सारे जमीन को जो है उसके ओनरशिप में डेवलप किया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास मात्र उतना ही जमीन है, और जिसको सरकार ने जो है वो गरमजरुआ होने के चलते जो है वो बैंक लैंड में जमा करने की साजिश की है। तो ये सारा परिस्थिति यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द हमको जो होता है वो गांवार, तीसरी और धनवार के सामान्य परिवार में आप चले जाइए, तो आप देखेंगे कि 90% लोग जो हैं वो प्रवासी मजदूर हैं। आप जब भी, आज चूंकि त्योहारों का मौसम है, छठ का समय है, तो इस परिस्थिति में लोग आए हैं। लेकिन जब आप, अभी हम जब जनसंपर्क कर रहे थे पिछले 4-6 महीना पहले, तो हम हर परिवार में जाते थे तो बुजुर्ग या फिर बच्चे या महिलाएं मिलते थे। हमको बहुत दुख होता है इस बात का कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके परिवार वाले जो लोग, जिनको काम करना मजबूरी है बेंगलोर दिल्ली में जाकर के, ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो वो लोग अपने परिवार के साथ जो है वो समय भी नहीं बिता पाते हैं। एक दर्द और एक टीस है। हम लोग इस
इस बात को मानते हैं कि स्वरोजगार, रोजगार और 1932 के आधार पर हमारा स्थानीयता परिभाषित हो और उसी स्थानीयता के आधार पर हमारा नियोजन जो है वो परिभाषित हो और यहाँ के लोगों को जो है वो रोजगार और स्वरोजगार दिया जाए, ताकि स्वेच्छा से जो लोग प्रवास जाकर के कमाना चाहते हैं उनको कोई रोक ना हो, लेकिन इसके लिए कोई मजबूरी नहीं हो। ये हम लोगों के एजेंडा में पूरी तरह से फिट है और इन चीजों को लेकर के हम लोगों ने नीति बनाई है। क्योंकि हम लोग सिर्फ वोट मांगो के पास नहीं है, हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास विजन है और अगले 10 साल में जो है वो झारखंड को बदलने की क्षमता जो है वो हम लोगों के पास है। आप भी इस बात को मानते होंगे कि युवा का कंधा सबसे मजबूत होता है। हम अपनी जीत का दावा इस आधार पर कर रहे हैं कि जहां यूथ है वहीं पर बूथ है, और हमको ये बात पता है कि चूंकि अभी जो रेस है यहाँ पर राजधनवार में, ये पूंजीवाद, जातिवाद जिस तरह का जहल घुरा है यहाँ पर, हमको लगता है कि जनता बहुत अच्छे से जवाब देगी। अगर आप में अच्छा वोट मांगने का क्या है, वोट मांगने का जो सिस्टम है वो ये है कि आप जनता के बीच में जाइए, अपनी योग्यता को बताइए, अपने कार्य को दिखाइए और उसके बाद वोट मांगिए। फिर शराब है, नाच है, पैसे है, इन चीजों को आप राजनीतिक मुद्दा कैसे बना सकते हैं? हमको लगता है कि जो प्रत्याशी हैं उनको सामने आकर के कभी जरूरत पड़े, मीडिया का भी ये काम है कि लोगों को जो है वो लाइन में रख करके डिबेट भी करवाएं और वहां से योग्यता बाहर निकले कि किस प्रत्याशी में क्या योग्यता है, और खुल करके दो दो हाथ जो है इसको लेकर के होनी चाहिए। सारे लोग अपने एजेंडा को बताएं और इस बात को भी बताएं, जो लोग जीते थे कि वो 5-5 साल, चाहे आप निजाम साहब की बात कर लीजिए 5 साल, वो हाँ। भी 5 साल रहे, आप राजकुमार राजकुमार जी की बात कर लीजिए वो भी 5 साल रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर लीजिए वो 10 साल 10 साल रहे। रहे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इन लोगों को अपनी योग्यता के साथ अपना जो उन्होंने काम किया है उसको भी जताना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे तो हम खास करके अपील करना चाहते हैं कि आपने कुतुब मीनार का जो खोज किया था, हरिद्वार जाने की जो बात कही थी, आप उसकी तैयारी करिए, क्योंकि 23 तारीख के बाद जो है वो रास्ता साफ है। आप बढ़िया से टिकट लीजिए और वहां पर जाइए, युवाओं को आने दीजिए, झारखंड के हितार्थ के लिए हम लोगों को लड़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। नियोजन नीति की बात लगातार उठती रही है। अगर नियोजन नीति की बात करें तो सरकार नियोजन नीति के लिए एक डेटा तैयार करती है, नियोजन नीति के लिए सरकार आगे बढ़ती है। लेकिन नियोजन नीति में ऐसा क्या कुछ कमी रह जाता है जिसकी वजह से कोर्ट उसको निरस्त कर देती है? हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि भारतीय संविधान में इस बात को मेंशन किया गया है आर्टिकल 14 में कि अगर यदि कहीं पर भी कोई ऐसा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा दे करके और वहां के क्षेत्रीय लोगों का विकास किया जा सकता है, तो उसमें जो है हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि जो भी क्षेत्र नहीं थे सर्वे में 32 में, उसको 1964 के आधार पर वहां पर जो स्थानीयता डिफाइन किया जाए और जो है 1932 के आधार पर शेष झारखंड में लाया जाए, और इन दोनों के बीच में एक मध्य रास्ता रख करके और हम लोग नियोजन की बात करें। चूंकि कई लोग इस बात को भी उठाते हैं कि जिन लोगों के पास खतियान नहीं है, हम लोगों ने कहा कि जिन लोगों के पास खतियान नहीं है वहां पर ग्राम सभा की मीटिंग की जाए और ग्राम सभा इस बात को लिख करके सत्यापित करे कि ये 1964 या 1932 में जो है इनका परिवार यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, और उस सर्टिफिकेशन के आधार पर जो है उन लोगों का नियोजन किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास जो है वो विजन है नहीं, जो लोग चुन करके जाते हैं वो अपनी बातों को बढ़िया से रख नहीं पाते हैं और अफसरशाही जो है वो चरम पर है। आप इस बात को भी समझिए कि अफसर जब सरकार चलाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? एग्जीक्यूटिव जो करने वाले लोग हैं वो लोग दूसरे लोग हैं, और जो लोग लीडरशिप में हैं उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मतलब सचिव साहब जो हैं वो नियोजन नीति के बारे में बात करें या किसान की पॉलिसी बना लेकर के आते हैं, हमारे नेता लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, और उसके बाद उसमें सिग्नेचर कर देते हैं। हम आपको बड़ी विश्वास के साथ ये बात बता सकते हैं कि कई हमारे यहाँ से जो है वो एमएलए चुन करके जा रहे हैं जिनको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता है, बिल्कुल और सही अगर कहा। दिन नहीं पता है तो उनको स्पेलिंग बता भी दीजिएगा कि हाँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबली। होता है, तो उनको लिखने भी बोलिएगा तो वो नहीं लिख पाएंगे। ऐसे लोगों से अगर ये झारखंड के हितार्थ और इसके विकास की बात करिएगा, युवाओं के सपने को पूरा करने की बात करिएगा, तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी है। हमको लगता है कि नियोजन नीति को लेकर के हम लोग स्पष्ट हैं, शिक्षा नीति को लेकर के हम लोग स्पष्ट हैं, और इसका कारण आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि हम लोग किसानों के लिए भी अगर यदि कोई पॉलिसी बनाएंगे तो एसी में बैठ करके नहीं बनाएंगे। हमने कहा कि हम लोग किसान का महासम्मेलन बुलाएंगे और हम लोग कहेंगे कि भैया ऐसा है कि आपके लिए इस नियम को बनाया जा रहा है, आप बताइए कि इसमें से क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, आप कहां पर इसमें फिट करते हैं। अगर यदि हम लोग विद्यार्थियों के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं तो मतलब गांधी मैदान जैसे जगहों में जो है वो लड़कों का भीड़ किया जाए, एक कॉन्फ्रेंस किया जाए, लड़कों का राय लिया जाए और उसके आधार पर उसकी पॉलिसी बनाया जाए, ताकि जो जनमत है, जो लोकतंत्र है,
वो हर नीति में हम लोगों का दिखना चाहिए। एसी में बैठ करके, फॉर्च्यूनर में घूम करके, और जो आज करोड़ों का एमएलए और एमपीज के लिए बिल्डिंग बन रहे हैं, उस तरह का जो ठगी झारखंड के साथ हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। हम लोग इस बात को भी मान करके चल रहे हैं कि आप अगर यदि छोटे से बंगले में रह करके लोगों का सर्विस कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री या उसके पूर्व में भी जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बड़े बड़े बंगले बना करके और मंत्रियों को क्यों दिया? आप 40 लाख का फॉर्च्यूनर देते हैं, और जब कोई नियोजन करने की बात आती है तो आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आप नहीं। दिखा देते हैं कि श्वेत पत्र हम लोग जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का ठगी का मामला हम लोग आपस में देख रहे हैं, जनता को जिस तरह से ठगा जा रहा है, अब जनता भी जागरूक हो चुकी है और इसका जवाब आपको 23 तारीख को दिखेगा। छात्रों से जुड़ा मुद्दा। सरकार 2019 में आने से पहले कहती है कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। सरकार बन जाती है, जेएमएम की गठबंधन की सरकार बन जाती है। सरकार बन तो जाती है, लेकिन युवाओं के रोजगार की जब बात आती है तो जैसे अभी हम करंट में बात करते हैं, जैसे सीजल का मुद्दा जो हर किसी से छिपा हुआ नहीं है। छात्र प्रदर्शन करते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं, छात्र कोर्ट में जाते हैं, छात्र यहाँ तक कि जैसे कार्यालय का घेराव करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम छात्रों को सिर्फ संवेदना ही मिलती है। क्या कारण है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, छात्रों को रोजगार ना देकर उनको सिर्फ दौड़ाना। क्या लगता है? देखिए, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब माननीय हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, हेमंत साहब, जब ये नहीं आए थे, जब अपने वादा को नहीं किए थे, तो हमको लगता था कि मोदी जी सबसे अच्छा जुमला बोलते हैं। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने तो हमको लगा कि एक स्टेप ये उनसे भी आगे है, क्योंकि इनकी शुरुआत जो हुई है वो जुमलेबाजी से हुई है। इन्होंने कहा था कि हाँ, 5 साल हम लोग हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं तो सरकार में नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी का भत्ता हम भत्ता देंगे, देंगे। ऐसे युवा जो लोग बेरोजगार हैं उनको हम लोग 5,000 भत्ता देंगे। फॉर्म की बात किए थे। अंत में जब चुनाव एकदम समीप आ गया तो उन्होंने मैया योजना लेके आए ये, और 1-1 हजार और 2-2 हजार की बात कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इसमें एक षड्यंत्र ये है कि युवाओं को बेरोजगार रखना है, युवाओं को अशिक्षित रखना है, ताकि पार्टियों के पीछे वो लोग इसी तरह से दौड़ते रहें, और जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है वो राजनीति होनी चाहिए, और ये कर रहे हैं। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ये बताएं कि सरना कोड के लिए इतना दिन से लड़ाई हो रहा है झारखंड में, उन्होंने सरना कोड के लिए क्या किया है वो बताएं। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो हाई स्कूल की टीचर की बहाली हुई थी, हम लोग देख रहे थे बोकारो वगैरह में जो था, वहां पर टीचर की बहाली हुई, एक दो सेंटर से 500 लोगों का चयन हो गया। आप ये समझाइए कि सारे 500 जो तेज विद्यार्थी थे वो बोकारो के ही सेंटर में थे। आप उतना छोड़िए, हमने एक अभी वीडियो देखा जिसमें से देख रहे थे कि किसी चीज का अपॉइंटमेंट हो रहा था, वहां पर 500 लोग थे, और वो 500 लोग में एक सीरीज में जो लोग बैठे हुए थे वो सारे जो थे वो राजस्थान के लोग बैठे हुए थे। देखिए, हम लोग बाहरी भीतरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमको खुद ही खाने का नहीं है तो बाहर लोगों कौन को क्या ज्यादा बांटेगा? बाहर से लोगों को न्योता दे दे करके क्या बताने की जरूरत है? जो प्रदेश 40% खनिज पदार्थ का जो है वो आयकर दे रही है पूरे देश को, मोदी जी कभी खड़ा होकर के उस प्रदेश के बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। ये सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। हम लोग वोट की तरह इस्तेमाल तो हो रहे हैं, हमारा राज्य का खनिज तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ हम लोग इस्तेमाल का चीज बन करके रह गए। और इस पर आपको एक भी बात बताना चाहते हैं कि अभी भाजपा ने एक घोषणा की कि अगर यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग सीजीएल को निरस्त कर देंगे, तुरंत सरकार तुरंत बनते क्षण। 1 घंटे के अंदर में निरस्त हम कर देंगे। इसी प्रश्न पर हम आना चाहते हैं कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी इस बात को बताएं कि उनकी सरकार केंद्र में है, और ये बात कहीं से छिपी हुई नहीं है कि नीट की परीक्षा में जबरदस्त धांधली हुई और हजारीबाग से पेपर लीक हुआ, जांच का विषय है। क्या केंद्र सरकार ने उसको लेकर के कोई भी स्टेप लिया? क्या उस परीक्षा को उन्होंने निरस्त किया? तो जुमलेबाजी अब जो है, पहले यहां पर अपने जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन जी तो ये किए, और ये पूरा प्रतियोगिता दिखाई माननीय मोदी जी को। अब ये लोग ये चाह रहे हैं कि माननीय मोदी जी वहां पर रहें और यहाँ पर बाबूलाल जी या उनके सरकार से कोई लोग रहें, और दोनों जुमला में कंपटीशन करें। और ये खेल जो है वो युवा समझती है। यही कारण है कि 2.5 साल के इस समय में आज जयराम कुमार महतो के पीछे हमारे जैसे लाखों युवा, करोड़ों लोग जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनके नेतृत्व में झारखंड में बदलाव हो रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर पैसे
को जो है दरकिनार करके लोग जो है एक नई विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, और हम लोग जैसे आम परिवार से जो है वो राजनीति और नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं सिर्फ योग्यता के आधार पर। क्योंकि पूंजीवाद की मार जो है वो इतनी अधिक होती है कि एक आम आम में योग्यता रहते हुए भी जब पूंजीवाद जिस तरह से आप राजधनवार में भी देखते होंगे हवा में फैला दी जाती है, उस परिस्थिति में जो है एक धुंध बन जाता है जनता के सामने। लेकिन अब धुंध छट चुका है, बादल छट चुके हैं और सब कुछ क्लियर है। और 20 तारीख को बहुत ज्यादा जन समर्थन के साथ 23 तारीख को जो है वो जेएलकेएम की जीत न सिर्फ यहाँ पर होगी, बल्कि हम लोग पूरे झारखंड में जितना भी हम लोगों का अनुमान है बहुमत को पार करके और स्पष्ट सरकार की ओर बढ़ेंगे। बात कर रहे थे मैया सम्मान योजना से, महिलाओं से बात किया जब मैं फील्ड पे विजिट कर रहा था, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मुझे सरकार ने 1000 रुपया दिया, अब मैं जहां तीर धनुष मुझे मिलेगा उसी का बटन दबा देंगे। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? वो जो महिलाएं, माता बहन जो हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप तीर धनुष को क्यों दबाएं, तीर धनुष को क्यों ना दबाएं, और जेल कैम का सपोर्ट आप क्यों करें? वो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो आप बता दीजिए। जितने भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सारे लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री हैं, उनको 3 लाख का वेतन मिलेगा। उनके भाई मंत्री हैं, उनको 3 लाख का वेतन मिलेगा। उनके पिताजी राज्यसभा के सांसद हैं, उनको 3 लाख का वेतन मिलेगा। हमारी भाभी जो कल्पना भाभी वो खुद विधायक हैं, उनको 3 लाख का वेतन मिलेगा। तो सब जोड़ करके देखेंगे तो 15-16 लाख रुपया उनको महीना में मिल रहा है। लेकिन हमारी माताओं बहनों के लिए 2000 और 1000। पहला ये बात है कि अगर यदि इस तरह की परिस्थिति बनती है जहां 2000 1000 में आपको फुसलाया जा रहा था, अगर ये योजना इतना ही जरूरी था तो जब सरकार बनी थी तभी इसको लाना चाहिए था। अगर चुनाव के समय में इसको लाया गया है तो ये सिर्फ लोक लुभावन जो है वो योजना है। दूसरी बात आपको कहना चाहते हैं कि आपके परिवार में जो लड़के हैं, जो युवा हैं, अगर उनकी कोई नौकरी हो जाती है जो कि 40-50 हजार के इर्द गिर्द या 1 लाख के इर्द गिर्द आता है, अगर यदि कोई सरकारी नियोजन होता है, इस परिस्थिति में आप सोच करके देखिए कि ना आपको चावल की जरूरत पड़ेगी, ना आपको जो है वो लुंगी की जरूरत पड़ेगी, और ना मैया योजना की जरूरत पड़ेगी। आपके परिवार में अच्छा इनकम होगा, आप स्वाभिमान हो सकेंगे और सुदृढ़ हो सकेंगे। और युवाओं को खास करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की सरकार जो लोक लुभावन वादा करती है, ये सिर्फ पानी में जब आप प्यासे रहते हैं तो छिड़काव करके जिस प्रकार से जिंदा रखती है, हम लोग युवाओं को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं, और उनका इनकम इस मामले में बढ़ाना चाहते हैं कि वो अपनी नियोजन करें, और नियोजन करने के बाद अगर 50,000 से 1 लाख या 40,000 20,000 की नौकरी करते हैं तो इस तरह का लोक लुभावन वादा जो है वो कहीं ना कहीं दूर होगा, उनका परिवार मजबूत होगा। और हम लोगों की ये योजना है, हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि स्वरोजगार, निजी नौकरी और साथ में जो है वो सरकारी नियोजन को रखें। तो हम लोग हर परिवार में ये चाहते हैं कि एक परिवार में कम से कम 20 से 25,000 से लेकर के 1-1.5 लाख का जो नियोजन है वो हो, और वो झारखंड के हर परिवार में हो। इसके पीछे का आपको कारण हम बताना चाहते हैं कि झारखंड में एक नियम है कि जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं उनको निजी क्षेत्र में जो है वो 75% का आरक्षण आरक्षण मिलेगा मिलना काम चाहिए, में। हाँ। आप देखिए कि ये पूरा सिर्फ कागज पर बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इस बात को जानते हैं। एक बात और आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब ये सरकार बनाने वाले थे तो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ या 5 करोड़ के इर्द गिर्द जितने भी सरकारी टेंडर होंगे उसमें झारखंडियों का भागीदारी होगा। ये खुद जो है इनको ये पता नहीं कि ये क्या क्या बोले थे। आज आप देखिए कि चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, चाहे वो किसी तरह की ठेकेदारी हो, हर स्थिति में जो है बाहरी लोग इस पर जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण बना करके रखें। हम स्पष्टता और मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि 10 करोड़ के अंदर अगर यदि कोई भी व्यक्ति झारखंड का आहारता पूरा करेगा तो जो भी सरकारी टेंडर रहेगा हम लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को देंगे। और नियोजन में न सिर्फ 75%, बल्कि हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि 90-10 की नीति लागू होनी चाहिए, और 90% झारखंडियों को जो है यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। ये उनका हक अधिकार है। और साथ में चूंकि 10% की बात है, वो 10% को रोकना भी एक अपना टेक्निक है। हम लोगों ने जो भाषा आंदोलन किया था उसके पीछे यही रीजन था। ये बात हम लोग मानते हैं कि संविधान कहती है कि झारखंडियों को 100% नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन आप खोरठा को लागू करिए, आप संविधान से भी बच जाएंगे और यहाँ के लोगों को भी नौकरी मिलेगी। आप भोजपुरी की बात करिएगा, आप अगर यदि भोजपुरी लेकर के आते हैं, आप गिरिडीह जिला में भोजपुरी के आधार पर नियोजन करते हैं, आप बताइए कि भोजपुरी यहीं के लोग नहीं समझ पाएंगे,
इस परिस्थिति में हमको लगता है कि हम लोगों ने बहुत स्पष्ट लाइन खींचा है और सारे लोगों को इस बात को कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि हम लोगों का एक ही मुद्दा है और मुद्दा है झारखंड और झारखंडियों को हितार्थ की, और इसको लेकर के हम लोग किसी के सामने बढ़िया नहीं बनना चाहते हैं। हम इस माटी के लिए और ये माय माटी की लड़ाई जो है वो हमेशा चलेगी। एक बात और जो लोग सुन रहे हैं, हम स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए। हम लोग 2024 में हैं, हम लोग 29 में हैं, हम लोग 34 में, हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग इस बात को मानते हैं कि झारखंड को हम लोग बदल नहीं देंगे। इसलिए जो भी लोग इस बात को समझते हैं, हम लोगों का समर्थन करिए। आज आम परिवार से जो लोग आए हैं नेतृत्व करने के लिए, और अगर यदि 24 साल के बाद जयराम जी के नेतृत्व में इस तरह की आंदोलन आई है और अगर इसको दबा दिया गया तो आने वाली पीढ़ी को यह मैसेज जाएगा कि सच में पूंजीवाद जो है वो किसी भी आंदोलन को कुचल सकता है। इसलिए आपका बेटा, आपका भाई और इस स्तर के लोग अगर राजनीति करने के लिए आए हैं जो झारखंड को बदलना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग सभी लोगों का सहयोग करिए, हाथ पकड़ करके झारखंड को और झारखंडियों को आगे बढ़ाइए। तो युवा हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार का हो या कोई हो, तो अपने क्षेत्र यानी झारखंड को छोड़ के या धनवार के क्षेत्र को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए, दूसरे राज्य में जाते हैं। पलायन की जो स्थिति होती है, वह क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि यहाँ भी रोजगार की अगर सृजन व्यवस्था अगर होती, तो वो बाहर जाने को मजबूर नहीं होते। तो उनके लिए प्रमुखता पे क्या आपकी ओर से तैयारियां की जाएंगी, ताकि वो कम से कम, आप विधायक के तौर पे यहाँ बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, उनको क्या उनसे निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, इस टर्म को अंग्रेजी में ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि योग्यता यहाँ पर डेवलप हुई और योग्यता कहीं जा करके उसको अपनी स्किल से जो है वो लाभ पहुंचा रही है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह का योग्यता यहाँ पर है, इसके लिए जो है हमने पहले ही कहा है कि हम लोग नियोजन में, सरकारी नियोजन में खास जगह रखें, हम लोग निजी नियोजन में खास जगह रखें, रोजी रोजगार के लिए हम लोग बात करें। देखिए, हम लोग उद्योग के खिलाफ नहीं है, हम लोग ये कहते हैं कि आप उद्योग लेकर के आइए, लेकिन विस्थापन नीति को मजबूत करिए। किसी के घर तोड़ने से पहले आप उसके लिए घर बनाइए। बनाइए। हम जमीन देने से नहीं हिचक रहे हैं, और सही मुआवजे की बात करिए। आप बात कर रहे हैं कि आज हमारा जमीन है, आज हमारे पास जमीन है, ज्यादातर लोग तो यहाँ पर गिरस्ती हैं। इस परिस्थिति में आप लोगों को उठा करके और जीने के लिए, आप यहाँ का बात छोड़िए, आप धनबाद चले जाइए, आप बड़का गांव का क्षेत्र की बात कर लीजिए जहां पर माइनिंग होता है, रद्दी के भाव में जमीन खरीदा जाता है। एनटीपीसी ने किस तरह का अत्याचार किया है देखने के लिए सब लोग जा सके देख सकते हैं। बड़का गांव के क्षेत्र में रद्दी के भाव में जमीन खरीदा जाता है, गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं दिया जाता है। पुनर्वास की बात लोग करते तो जरूर हैं, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं धूड़ गर्दा में जीने के लिए मजबूर है। बच्चे की स्थिति ये है, हम देख रहे थे हजारीबाग के कुछ क्षेत्र में कि महिलाएं बांझ हो जा रही हैं। इस परिस्थिति में झारखंड की आवाज ये उठनी चाहिए कि हम लोग विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब भी आप बात करते हैं तो आप जब भी किसी को जमीन देते हैं तो सही मुआवजा दीजिए। आप अगर यदि उसके पुनर्वास की बात करेंगे, आप उसको पहले जो है वो स्टेबल करेंगे, उसके बाद आप जमीन लीजिए। आप यहाँ पर जो है वो स्वरोजगार को उत्पन्न करिए। यहाँ पर निजी क्षेत्र में जितने भी सेक्टर में लोग आते हैं सभी लोगों का वेलकम है, लेकिन लूट की राजनीति अब झारखंड में हम लोग नहीं चलने देंगे। इसी विचारधारा के साथ आए हैं, और जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं उन लोगों को रोकने का यही तरीका। चूंकि अगर हम लोग सिर्फ बोल देते हैं कि नहीं नहीं हम लोग बाहर नहीं जाने देंगे, तो आखिर उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोगों के पास विजन है, और ये विजन है कि हम लोग रोजगार, स्वरोजगार, और यहां जितना से जितना ज्यादा हो सके हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बूम करने का मौका दें। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर, हम यहां बैठे हैं राजधनवार में, राजधनवार के ठीक बगल में आपको बताना चाहते हैं गिरिडीह शहर है। गिरिडीह शहर में सैकड़ों रोलिंग मिल्स चलते हैं। आप एक बार जाकर के उस निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को देख लीजिए, वहां पर अगर एक झाड़ू मारने वाला भी होगा तो कहीं से लोग लेकर के आया है, आपको पता नहीं। झारखंड का व्यक्ति यहां पर आपको नहीं मिलेगा। हम लोग इसी तरह के शोषण को रोकना चाहते हैं। आप हमारे सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमारे खनिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, नौकरी चाहिए दूसरे को, लाभ पहुंचेगा दूसरे को, हमारे खनिज पदार्थ को खाली करेंगे आप, तो लड़ाई एकदम सीधी है, कहीं पर कोई गुरेज करने की बात नहीं है। लड़ाई हमने पहले ही कहा है कि हम लोग अपनों के लिए लड़ रहे हैं, झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं, और जो लोग जाति में टूट रहे हैं, हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि 24 साल से जात का खेल चल रहा है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि जो झारखंड में रहते हैं वो सारे एक ही जात के हैं, और उसका सभी लोगों का जात है झारखंडी। इसलिए झारखंडी बनिए, जात में नहीं टूटिए, और सिर्फ जो है इस बात को समझिए कि जिस विचारधारा का समर्थन आप लोग लगातार कर रहे हैं उससे टूटिए नहीं, उसके साथ जुड़िए,
पूंजीवाद जो है वो टेम्परेरी होता है और चुनाव जो है पैसे के आधार पर नहीं जीता जा सकता है। आपको हमेशा ऐसे लोगों का चुनाव करना है जिसको आप अपने बच्चों को उदाहरण दे सकें। आप क्या सोचते हैं कि अगर यदि कोई शराब बांट करके, कोई पैसा बांट करके, कोई मीट बांट करके, कोई नाच दिखा करके और यदि नेतृत्व करना चाहता है तो आप अपने समाज को क्या बोलिएगा कि आपने किस नेता का चुनाव किया है? आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपकी वोटिंग कहां पर हुई है? इसलिए योग्य नेतृत्व को चुनिए, शिक्षित नेतृत्व को चुनिए और न सिर्फ झारखंड का बल्कि धनवार को भी विकास के रास्ते पर लेकर के आइए, चूंकि ये रास्ता बहुत डिरेल्ड हो गया है यहाँ पर। बस यही अपील है लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सबका और सभी लोगों को झारखंडी जोहार। आज हमारे साथ है राजेश रतन जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया कि ये शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पलायन बढ़ रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए कितने काम करेंगे और किस तरह युवाओं के लिए खास तौर पर ये कुछ अच्छी व्यवस्था करेंगे।